मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं या जो भी उन्होंने अपने जीवन में निर्माण किया है, उसमें मस्तिष्क की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मस्तिष्क के कारण ही हम लोग किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी कार्य को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। यह मानव मस्तिष्क का ही कमाल है कि आज हम लोग बैठे बैठे यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर तक की वस्तुओं के बारे में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क यदि नहीं होता तो हम लोग बहुत कुछ नहीं सोच सकते, और जब हम सोच ही नहीं सकते तो कुछ कर ही नहीं सकते। यानी मानव मस्तिष्क हमारे लिए किसी भी मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी से सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। मस्तिष्क यदि केवल मानव मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि मस्तिष्क सारे शरीर के सारी क्रियाओं का संचालन करता है। भले शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं जिसमें सभी का कार्य बटा हुआ है, लेकिन मानव मस्तिष्क शरीर को संचालित करने में, उसको नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए हम लोग आज मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क जो है वह एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है। आप सुने होंगे कि यदि यहाँ पर पीछे में आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप जो है पहले उसको मना करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है शरीर का एक कोमल हिस्सा है। यहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क पीछे वाले हिस्से में मस्तिष्क का भी एक भी हिस्सा यहाँ पर छुपा रहता है या पड़ा रहता है। इसलिए मानव मस्तिष्क जो है एक कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह मस्तिष्क का भूमिका होता है। मस्तिष्क अन्य मानव मस्तिष्क जो होता है वह अन्य कशेरुकों की तुलना में ज्यादा जटिल और विकसित होता है। मतलब मानव का मस्तिष्क अन्य जीवों की तुलना में ज्यादा विकसित होता है और साथ ही साथ जटिल भी होता है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियन के अंदर सुरक्षित रहता है। आप सोच लीजिए, मस्तिष्क जो है वह पहले जो सुरक्षित रहता है वो खोपड़ी में, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क रहता है। तो खोपड़ी में जो है, खोपड़ी का मस्तिष्क गुहा या क्रेनियन भी उसको बोलते हैं, उसी के अंदर सुरक्षित रहता है। पहला सुरक्षा क्रेनियन हो गया, एक तरह से ठोस पदार्थ। यह चारों ओर एक तंतुमय संयोजी उत्तक की एक झिल्ली से घिरा होता है। संयोजी उत्तक, तंतुमय मतलब एक फाइबर रूपी जो एक संयोजी उत्तक होता है उससे यह घिरा होता है। सबसे पहला तो इसके लिए जो घेरा हो गया वो क्रेनियन हो गया या मस्तिष्क गुहा हो गया, और दूसरा जो है यह एक झिल्ली से घिरा होता है, जो भी तंतुमय संयोजी उत्तक की झिल्ली होती है। यानी फाइबर झिल्ली जो है यह एक फाइबर की तरह होता है, उससे यह घिरा होता है, जिसे मेनिंजेज कहते हैं। यानी एक तरह से दूसरा सिक्योरिटी, पहला सिक्योरिटी खोपड़ी, दूसरा सिक्योरिटी मेनिंजेज। मेनिंजेज क्या हो गया? मेनिंजेज एक उत्तक हो गया जो तंतुमय उत्तक यानी जो फाइबर उत्तक होता है एक तरह से। आगे चलते हैं। यह मस्तिष्क को बाहरी आघात एवं दबाव से बचाता है। यानी बाहर से यदि यहाँ पर कोई प्रेशर पड़े या यहाँ चोट लग जाए मस्तिष्क के किसी हिस्सा में तो उसको बचाने का कार्य करता है। कौन? यही मेनिंजेज। अब देखिए, तो दूसरा सिक्योरिटी हो गया मेनिंजेज। अब तीसरा सिक्योरिटी आते हैं मेनिंजेज एवं मस्तिष्क के बीच। अब पहला खोपड़ी, दूसरा मेनिंजेज, अब तीसरा पर आते हैं। तीसरा स्तर की सिक्योरिटी पर मेनिंजेज एवं मस्तिष्क के बीच सेरिब्रो स्पाइनल नाम का एक द्रव्य भरा होता है। मतलब मेनिंजेज और मस्तिष्क के बीच भी जो है एक द्रव्य भरा हुआ रहता है, जो मस्तिष्क को नम बनाता है। आप सुने होंगे किसी का कि दिमाग गर्म हो गया। दिमाग गर्म होने का मतलब जब तक दिमाग ठंडा नहीं रहेगा तब तक कोई भी कार्य आप अच्छे से नहीं सोच सकते। जब आपका दिमाग गर्म होता है तो बहुत अच्छे चीज को भी आप खराब कर देते हो, जो होने वाला होता भी है उस काम को बिगाड़ देते हो। इसलिए मस्तिष्क का जो है नम रहना बहुत जरूरी है, ठंडा रहना बहुत जरूरी है। आपको जनरली बात ध्यान होगा
कि जब आप किसी से झगड़ा होता है या कुछ भी और तरह का बात होता है तो आपको यह बात जनरली सुनने को मिलता है कि दिमाग ठंडा रखो। मतलब जब तक आपका दिमाग ठंडा नहीं रहेगा आप सही ढंग से सोच नहीं सकते हो, सही ढंग से डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो ये जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है यह मस्तिष्क को ठंडा रखता है, नम बनाए रखता है, जिससे हम लोग किसी भी चीज को आसानी से सोच सकते हैं। तो और साथ ही साथ यह बाहरी आघात से भी सुरक्षा करता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वह त्रिस्तरीय सुरक्षा गार्ड के अंदर मौजूद रहता है। यानी मस्तिष्क जो है भले कोमल अंग होता है लेकिन उसके ऊपर जो है 3 स्टेज का गार्ड लगा होता है। सबसे पहला खोपड़ी, दूसरा मेनिंजेस और तीसरा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये 3 चीज से यह घिरा होता है, तब जाकर के मस्तिष्क मिलता है। क्योंकि यह मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग जब बाइक चलाते हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसमें आपको गिरने की संभावना रहती है तो इस हिस्से को हमेशा ढक करके चलने के लिए कहा जाता है। बाकी पैर, हाथ कुछ भी यदि हो जाए तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन यदि मस्तिष्क का हिस्सा समाप्त हो जाए, इसमें चोट लग जाए तो आप शरीर का पूरा हिस्सा रहने के बावजूद भी आप जो है बेकार हो जाओगे। इसलिए ऐसे कार्य जिसमें गिरने की संभावना, चोट लगने की संभावना होती है, उसमें शरीर के इस हिस्से को ढकने का सलाह दिया जाता है। आपको याद होगा कि एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे भौतिकी के, वह जो है उनका सारा शरीर का हिस्सा जो है वह विकलांग था, लेकिन उसका मस्तिष्क काम कर रहा था। तो उसने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो खैर मस्तिष्क हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मस्तिष्क का सुरक्षा होना जरूरी है। तो ये प्रकृति ने या गॉड ने जो हमें बना करके भेजा है उसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा तो है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने मस्तिष्क को किस तरह से बचाएं। कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे मस्तिष्क पर आघात हो, मस्तिष्क गर्म हो जाए। तो मस्तिष्क को गर्म से बचाने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक सेरिब्रो स्पाइनल नाम का एक द्रव होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखिए ये जो मस्तिष्क होता है इसका औसत आयतन 1650 मिलीलीटर होता है, 1650 मिलीलीटर के बराबर होता है। और उसके बाद इसका जो भार होता है वह करीब 1.5 किलो के बराबर होता है। आप सोच लो मस्तिष्क भी 1.5 किलो बहुत बड़ा वेट होता है। अब जिसका वेट कम होगा, जिसका मस्तिष्क छोटा होगा, निश्चित तौर पर उसके सोचने की क्षमता निश्चित तौर पर कम होगी। आगे आते हैं मस्तिष्क का जो भाग है। मस्तिष्क को, पूरे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये देख लो, सबसे ऊपरी हिस्सा ये अग्र मस्तिष्क है, उसके बाद बीच वाला हिस्सा मध्य मस्तिष्क, उसके बाद ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो रहता है यहां से लेकर के इस तरह से मस्तिष्क यहां तक रहता है। तो यह 3 हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और सबसे पीछे वाला जो है वह पश्चिम मस्तिष्क होता है। यानी मस्तिष्क का जो है 3 भाग होता है। अब चलते हैं मस्तिष्क के पहला हिस्सा यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम यानी मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा है उसको हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं या सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है डायनसेफलॉन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए चलते हैं अग्र मस्तिष्क के दोनों भागों में से पहला भाग, इसका नाम है सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। देखिए यह शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का लगभग यह 2/3 भाग होता है। इसलिए चूंकि यह बहुत बड़ा भाग है, इसलिए जो जितना बड़ा
चीज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी होती है। तो यह जो है सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क, यह हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होने के साथ साथ बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसको हम लोग यह जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। आप सोच लो, जिसको बुद्धि या चतुराई है कुछ भी काम कर सकता है, तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए इस चीज को जो है अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम में रखा गया है। इसमें बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण होता है, जिसमें से सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति, दुख का अनुभव होना, खुशी का अनुभव होना, प्रेम का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना, इन सारी क्रियाओं का संतुलन प्रमस्तिष्क में होता है। तो प्रमस्तिष्क हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह सेरिब्रम भी कहलाता है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो इसको डील करते हैं एक बार। यह मस्तिष्क का शीर्ष, पार्श्व एवं पश्च। शीर्ष मतलब हुआ अगला हिस्सा, पार्श्व मतलब सामने वाला हिस्सा, और पश्च मतलब पीछे। ये तीन ओर से जो है यह ढका रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मतलब लगभग 2/3 भाग है। यह एक अनुदैर्घ्य खांच द्वारा बाएं एवं दाएं भागों में बटा होता है। मस्तिष्क का संरचना देखने पर वह खांचों में, बहुत सारे खांचों में बटे होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह बहुत ही जटिल संरचना होता है, इसमें बहुत सारे खांचे बने होते हैं। तो यह एक अनुदैर्घ्य खांचे द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें गायरस कहते हैं। बहुत सारी अनियमिताकार मतलब जिसका कोई नियमित आकृति नहीं है, वह उभरा हुआ मस्तिष्क के अंदर रहता है। इसको क्या कहते हैं? गायरस। ध्यान रखिएगा। और दो गायरस के बीच वाले स्थान को साल्कस कहते हैं। हमारे मस्तिष्क के लिए गायरस और साल्कस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, एक सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है और उसका आयतन 1650 मिलीलीटर होता है। तो इस हिसाब से यदि किसी मनुष्य का मस्तिष्क 1.5 किलो से कम वेट वाला हो, तो यानी औसत से कम हो, तो निश्चित तौर पर उसमें सोचने या समझने की क्षमता कम होती है। तो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वह मुख्य रूप से 2 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक है साल्कस और दूसरा है गायरस। तो जिसमें भी औसत से कम इसकी संख्या रहेगी, वह एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। तो खैर, किसी बात को सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, हर्ष, कष्ट का अनुभव जैसी क्रियाओं का जो संतुलन होता है या नियंत्रण एवं समन्वय होता है, वह सेरिब्रम के द्वारा होता है। जिस मस्तिष्क में औसत से, जिस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह औसत से छोटा हो तथा गायरस एवं साल्कस कम विकसित हो, वह व्यक्ति मंद बुद्धि वाला होता है। तो ये हो गया आपका सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। चलिए अब अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग पर चलते हैं, जिसका नाम है डायएनसेफलॉन। डायएनसेफलॉन यह भाग प्रमस्तिष्क के गोलार्ध द्वारा ढका होता है, यानी सेरिब्रम का ही जो गोलार्ध है उसी के अंदर यह डायएनसेफलॉन मौजूद रहता है। यह कम या अधिक ताप होने का आभास दिलाता है हमारे शरीर को। जैसे आप धूप में निकलोगे, बहुत ज्यादा ताप होगा, तो इसका जो एहसास दिलाएगा वह डायएनसेफलॉन के द्वारा ही होता है। उसके बाद दर्द हो या रोने जैसी क्रियाएं, इसको नियंत्रण जो करता है वो डायएनसेफलॉन भी होता है। बच्चे बहुत रोते हैं, आप जानते हैं कि उसको जरा सा चोट लग जाए, रोते ही रहते हैं, उसको कितनों मारो रोते रहते हैं। वजह, उसका दिमाग उतना विकसित होता नहीं, लेकिन डायएनसेफलॉन तो बढ़ते रहता है, तो उसको मारने से वह चुप हो जाएगा, वो कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो डायएनसेफलॉन जो है वह सही ढंग से कार्य करने लगता है। इसके कारण आप देखे होंगे कि बड़े लोग जैसे जैसे होते जाते हैं, उसमें रोने की जो नियंत्रण होता है वह बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मारते रहो, एक आंसू तक नहीं गिरते हैं या रोने का कोई एहसास नहीं दिलाएगा। कुछ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा चोट लग गया रोने लगते हैं। तो ये स्थिति जो होता है वह डायएनसेफलॉन के कारण होता है। ठीक है, तो
डायएन्सेफ्लॉन दो चीजों पर नियंत्रण करता है। इसमें जो है संतुलन और आंख की पेशियों का नियंत्रण, आंख की पेशी यानी पलक झपकाना जो होता है, आंख के जो पेशी होते हैं उसका भी नियंत्रण डायएन्सेफ्लॉन जो है दर्द या रोने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब दूसरा भाग पर आते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है वो आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है, ये ध्यान रखिएगा, हम उसमें बोल दिए थे। खैर, तो मध्य मस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। देखिए मस्तिष्क स्टेम जो है यानी सेल ब्रेन, यह जो है सबसे लास्ट वाला जो मस्तिष्क होता है यानी पश्च मस्तिष्क, उसका एक हिस्सा है मस्तिष्क ब्रेन, उसको बताएंगे तो हम वहां डील करेंगे। तो ये जो होता है मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। इसमें अनेक तंत्रिकाएं कोशिकाएं समूहों में उपस्थित होते हैं। इसमें संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र मौजूद होते हैं। समझ गए बात को? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मस्तिष्क का एक और हिस्सा बच गया, पश्च मस्तिष्क, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।